बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें जो हमारे पास आते हैं, तो इन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेनिफिट्स और स्ट्रेटजी एनालिसिस के बारे में जानेंगे, मतलब कि स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या होती है, बिजनेस प्लानिंग में उसमें क्या अहमियत है और उनमें कौन कौन से स्टेप्स जो वो परफॉर्म किए जाते हैं स्ट्रेटजी एनालिसिस करते हुए बिजनेस प्लानिंग में। तो ये सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। तो ये हमारे पास के यूजिंग स्ट्रेटजी एनालिसिस टू डिफाइन द फ्यूचर, मतलब कि जो स्ट्रेटजी एनालिसिस ऑफ फ्यूचर में हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें कैसे बेनिफिट्स मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हमें जो बताती है। तो सबसे पहले हमें आगे मूव ऑन करने से पहले हमें देखना चाहिए स्ट्रेटजी और एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले तो हमें इसका दोनों का मीनिंग जानेंगे और उसके बाद आगे मूव। तो स्ट्रेटजी का मतलब वो, अगर उर्दू में लफ्ज़ जाना तो इसका मतलब है हिकमत अमली, यानी कि ऐसा काम जो दनाई से किया जाए, जो हमें बेनिफिट्स दे, ऐसा काम जो बेहतर से बेहतर हमें जो है वो हमें बेनिफिट्स दे, हमें फ़ायदा पहुंचाए। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है हिकमत अमली, मतलब कि ये स्ट्रेटजी होता है, ये हमारे पास प्लान ऑफ एक्शंस होता है। प्लान ऑफ एक्शन जो कौन करता है, वो मैनेजर्स करता है। और क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए ओवरऑल जो गोल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ओवरऑल गोल्स होते हैं और सब्सिडरी जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने, मतलब कि जो सारे के सारे ओवर जितने भी कंपनी के गोल्स होते हैं कि मकसद होते हैं, जो मकसद होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो है स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाती है। यानी कि कंपनी कैसे हमारी जो है सक्सेस हो सकती है, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब हिकमत अमली जो है इख्तियार करते हैं। और एनालिसिस मतलब कि उसका तज्जिया करते हैं कि देखें हमारे पास मुख्तलिफ प्लान वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। अब प्लान के तो पहले तो मैं आपको प्लान भी बताता चलूँ। जो प्लानिंग में यानी कि स्ट्रेटजी की प्लानिंग या स्ट्रेटजी के एनालिसिस में क्या फ़र्क है, यानी कि क्या होता है। यानी कि स्ट्रेटजी तो आपको पता चला हिकमत अमली का इख्तियार करनी। अब ये मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटजी है प्लान ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि इसमें प्लानिंग आती है। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लानिंग का जैसे जहाँ भी नाम है प्लानिंग का मतलब कि जो, यानी कि प्लानिंग में आपकी जो मैनेजमेंट वो गुड होनी चाहिए। यानी कि अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो मैनेजमेंट है वो तो गुड मैनेजमेंट एक तो होनी चाहिए प्लानिंग में। दूसरी चीज़ जो आपकी प्लानिंग में आती है वो रिसोर्सेज, क्योंकि देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी है तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। ये तो मैं आपको ये रेडी बता दूँगा कि कोई भी चीज़ है, वांट्स जो होती हैं वो आपकी अनलिमिटेड होती हैं किसी भी शख्स की, जबकि रिसोर्सेज जो होते हैं उसके पास जो वो लिमिटेड होते हैं। मतलब जैसे कि पैसा है आपके पास, हमेशा इंसान के पास लिमिटेड ही होता है, तो उसकी जो चाहत होती है मतलब वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहिए चाहता है कि वो परचेज़ कर लें। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज उसके पास चूँकि लिमिटेड होते हैं तो उसको ये देखना था कि वो, यानी कि उसके पास एक तो देखना था कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल और उसको और मज़ीद कितने यानी कि ऑब्टेन कर सकता है जो वो काम करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके रिलेटेड कोई उसको मटेरियल वगैरह भी मिल पाएगा या नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग में देखी जाती है। इसके अलावा प्लानिंग में देखा जाता है कि यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एलोकेट की जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो प्लानिंग में आता है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि जो प्लानिंग है वो क्लियर हो चुकी है। तो प्लानिंग क्या होता है, तो अब मैं सबसे पहले स्ट्रेटजी, व्हाट इज स्ट्रेटजी, अगर आपको पूछा जाता है वो स्ट्रेटजी क्या है तो आप लिख सकते हैं अ स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टेकन बाय मैनेजर टू अचीव द कंपनीज ओवरऑल गोल एंड अदर सब्सिडरी गोल्स। इट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कंपनी। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में एक डेफिनेशन बता दी, मैं इस डेफिनेशन को फिर एक बार रिपीट करता हूँ। व्हाट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टेकन बाय मैनेजर टू अचीव the company's overall goal and other subsidiary goals. It determined the success of company। तो सिंपल वर्डिंग में आपको फिर बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है। ये स्ट्रेटजी में प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं जो मैनेजर देता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जाता है। गोल अचीव करने का मकसद ये है कि हमारी जो कंपनी है वो सक्सेस हो चुके हैं। तो ये इसकी स्ट्रेटजी। अब हम स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या था इसके बारे में देख, यानी कि जो भी हमने स्ट्रेटजी की है उसका एनालाइज करना, तो उसको स्ट्रेटजी एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्ट्रेटजी एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू फार्मुलेट अ स्ट्रेटजी।
तो सिंपल वर्डिंग में इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या करती है, रेफर करती है किसको, प्रोसेस किसका, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू फार्मुलेट अ स्ट्रेटजी। मतलब कि जो स्ट्रेटजी एनालिसिस में यही आता है कि जो कंपनी के जितनी यानी कि सक्सेस होने के लिए कंपनी अपनी हिकमत अमली मतलब कि वो अपने गोल को अचीव करे, उसके लिए कंपनी मुख्तलिफ जो रिसर्च करती है, मुख्तलिफ चीज़ों को देखती है, उसके बाद मुख्तलिफ रिसोर्सेज मुख्तलिफ वेज आते हैं कोई भी काम करने के लिए। अब उनमें से बेस्ट वन कौन सा होगा उसको चूज़ करना जो है वो स्ट्रेटजी एनालिसिस में हमारे पास जो आ जाता है। तो आप ये होती है स्ट्रेटजी एनालिसिस। स्ट्रेटजी एनालिसिस बेसिकली आपको जो है प्लान आपने जो करना था, प्लान का तो आपको मैं बता चुका हूँ। मतलब अगर आपके पास कोई प्लान पहले से ही है तो उसको मज़ीद कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप करते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ हमने जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाई हुई है उनमें से जो बेस्ट वन है उसको चूज़ करने के लिए आप स्ट्रेटजी एनालाइज करते हैं, बेसिकली उसको बेस्ट उसमें से देखते हैं। इसके अलावा तीन मेन, अगर मैं आपको जो स्ट्रेटजी एनालिसिस वगैरह कैसे वो सारी वो पॉइंट्स अभी आउटलाइन में बताएं, उसको पढ़ने से पहले आपको 3 लेवल का पता होना चाहिए। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे 3 लेवल्स की, बाकी आपको पता यानी कि 3 तरह के लेवल्स होते हैं, यानी कि कॉरपोरेट, बिजनेस यूनिट और बिजनेस फंक्शन लेवल, ये 3 हमारे पास लेवल्स होते हैं। तो ये बेसिकली इनका क्या मकसद है वो आगे हम जो वन बाय, तो स्ट्रेटजी और टैक्टिकल ये हमारे पास इसमें मेन चीज़ आपको ये याद रखनी होगी, यानी कि स्ट्रेटजी इज राइट थिंग्स करती है और राइट थिंग्स, जबकि टैक्टिकल का मतलब होता है कि अगर स्ट्रेटजी तो हिकमत अमली मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस टैक्टिकल का मतलब यही होता है, लेकिन इसका मतलब शातराना माइंड से, यानी कि ऐसे माइंड जो जल्दी से किसी चीज़ को जो पिक करे, तो इसमें क्या होता है आपको थिंग्स राइट करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आगे पॉइंट्स आने हैं, तो इसलिए क्योंकि हम आईटी का हिसाब से पढ़ रहे हैं, बाकी इसका जो ज़्यादा आइडिया किसके बिजनेस के लोगों को उनको ज़्यादा जरूरत है। लेकिन आपको मैं फिर बता हम क्यों आईटी वाले लोग ये क्यों इन स्लाइड्स वगैरह इनको क्यों पढ़ते हैं, हमें सिर्फ ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए, बाकी हमें डेप्थ में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो असल में जो हमारे पास आईटी के होते हैं उन्होंने एज ए डेवलपर काम नहीं करना था, उन्होंने क्या करना था कि जो बिज़नेस के लोग होते हैं उनके साथ मिलकर एज ए आईटी मैनेजर काम होता है। इसलिए आईटी मैनेजर काम करने के लिए उनको बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें जो बिज़नेस के सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। जब जैसे कि यानी कि CSS यानी कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग होते हैं उनको ये काम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आईटी वालों को जो बिज़नेस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो अब स्ट्रेटजी एनालिसिस वगैरह आपको जो है बिल्कुल आपको जो क्लियर हो चुकी है, मैंने आपको बता दी, ये इसको रीड आउट कीजिएगा, आप सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी यानी कि स्ट्रेटजी एनालिसिस के जब हम करते हैं तो उसके अलावा विजन क्या होता है, मिशन, कोर वैल्यूज़, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड की परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ जो है हमें पता चल जाता है। तो सिंपल वर्डिंग में स्ट्रेटजी एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हमें कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और हमें और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस हो सकती है। सिंपल वर्डिंग में तो इसका स्ट्रेटजी एनालिसिस यही है कि हम कैसे जो रूल जो प्लानिंग वगैरह करेंगे सारा कुछ देखेंगे तो हमें पता चलेगा। उसके बाद स्ट्रेटजी एनालिसिस में आपको ये 3 टाइप्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसमें एक डायग्राम के थ्रू यानी कि जो स्ट्रेटजी एनालिसिस वर्क एट एनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो स्ट्रेटजी एनालिसिस आपकी वर्क करती है। अब 3 लेवल्स होते हैं, एक मैं आपको बता कॉर्पोरेट लेवल होता है, दूसरा बिजनेस यूनिट लेवल होता है, तीसरा फंक्शनल लेवल यूनिट होता है। तो अब हमारे पास यानी कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में पढ़ाया था टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर। तो बेसिकली ये वही काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास एट कॉर्पोरेट लेवल होता है यहाँ टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, जो एट बिजनेस यूनिट लेवल होता है यहाँ हमारे पास जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, और जो एट फंक्शनल लेवल होते हैं यहाँ हमारे पास लोअर लेवल मैनेजर जो है वो वर्क करते हैं। तो अब हम बात कर एट कॉर्पोरेट लेवल जो है ये क्या आता है। तो यहाँ हमारे पास जो कॉर्पोरेट लेवल यहाँ जो हाई लेवल जो यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि सेट्स डायरेक्शन फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चेक करते हैं कि डायरेक्शन देते हैं कि कैसे हम जो सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से उनको देखना होता है कि अब हमें जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं हम किस डायरेक्शन में इनका यूज़ करें तो हम जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी की सारी जो है वो कंडीशन देते हैं। ये किस पे होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान के लिए। तो ये इस लेवल में इनके ये लेवल 1 बाय 1 जो है वो मूव ऑन करता है। तो ये हाई लेवल पे होते हैं जो ऊपर जो लोग बैठे होते हैं जो पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को जो है वो देख रहे होते हैं। तो
इसके अलावा ये इनका कॉर्पोरेट लेवल के और भी दो नाम होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल इसको कह लें ग्रैंड या फिर मास्टर स्ट्रेटजी भी का नाम से भी इसको आपको पूछा जा सकता है। यानी कि ग्रैंड या मास्टर स्ट्रेटजी क्या होती है, या फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, या फिर स्ट्रेटजी बिजनेस प्लान वगैरह क्या होता है, ये आपसे किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। तो अब ये हमारे पास बेसिकली आपको जैसे कि कोई भी एक कंपनी की एग्जांपल ले सकते हैं आपने, जैसे कि पेप्सी है। अब पेप्सी के मुख्तलिफ ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ उसकी जो प्रोडक्ट है वो बना रही है। तो जैसे कि एक पूरी की पूरी ये हमारे पास बेसिकली जो ERP है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वगैरह, जो हमारे पास एक स्ट्रेटजी बनाते हैं वो कहते हैं कि हर एक लेवल के लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि देखें जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उनको इतना किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो उनको भी आप इन्वॉल्व, लेकिन जो सक्सेस फैक्टर जो होता है वो आपको लोअर लेवल के ही लोग जो है वो देते हैं। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली तो उन्होंने करना, लेकिन उनको स्ट्रेटजी वगैरह का पता नहीं होता, तो इसलिए ये आपको ये कहा। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होता है इसको मज़ीद फर्दर भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक्सपेंशन और ग्रोथ। अब एक्सपेंशन और ग्रोथ पहला पॉइंट, दूसरा स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और कम्बिनेशन। तो ये 4 पॉइंट्स में मज़ीद इसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है जो कॉर्पोरेट लेवल। तो आप एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ या एक्सपेंशन और ग्रोथ मतलब कि बढ़ाना। अगर तो आपको फ़ायदा हो रहा है कोई भी काम करने का, कोई आप काम कर रहे हैं तो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करे, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि मज़ीद उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन और ग्रोथ। लेकिन अगर आपको जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, इतना नॉर्मल ही आपकी जो है वो चल रहा है, मज़ीद अगर आप उस पर यानी कि और जो आपकी और मार्केट में आपको इतना फ़ायदा नहीं मिला, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ ये हमारी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, बाकी इसमें कोई बेहतरी नहीं लाना, तो उसको कहते हैं स्टेबिलिटी, मतलब वो कायम रहे, उसमें जो जैसे चल रही है वो वैसे ही चलते हैं, उसको स्टेबिलिटी कहते हैं। और रिट्रेंचमेंट का मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को, अगर आपको यानी कि उसमें नुकसान हो तो उसको आहिस्ता से कैसे ख़त्म किया जाता है, ये इस रिट्रेंचमेंट में ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके बाद इन कम्बिनेशन में आता है कि एक्सपेंशन, ग्रोथ या स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट तीनों में कैसे किसको कैसे यूज़ करना, या इनको इकट्ठा ही हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ कि हमारे पास एट कॉर्पोरेट लेवल पे हाई लेवल मैनेजर होते हैं, मेन चीज़ आपको याद रखनी होती है। और दूसरा ये होता है कि ये जितना आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को किस डायरेक्शन में यूज़ करना ये हमें कौन बताता है, ये जो हाई टॉप लेवल मैनेजर वो डिसीजन लेते हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल पर चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास एट बिजनेस यूनिट लेवल। अब बिजनेस यूनिट लेवल के बेस पे इसकी मैं आपको बाद में एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले इन तीनों को समझा लूँ फिर एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो एज बिजनेस यूनिट लेवल के हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास बेसिकली आपको बिजनेस को देखते हैं, मतलब कि आपके पास मुख्तलिफ बिजनेस हो, जैसे कि अभी आपको एक मैं एग्जांपल भी मैं यहाँ मैं एक आपको दी गई, यानी कि ये बिजनेस लेवल यानी कि यूनिट छोटे यानी कि मुख्तलिफ आपको बिजनेस चला रहे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, एक होल ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि पहले जितनी भी प्रोडक्ट बना रही थी वो सारी की सारी टॉप लेवल। बल्कि हम जो है वो यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने अभी तक वर्क नहीं किया होगा, आपको जो है वो BSIT लेवल के ऊपर भी ये सब्जेक्ट है, इसीलिए इसी लेवल की एक एग्जांपल है जो आपकी समझ में भी आ सके। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो ऊपर यानी कि हेड होता है, यानी कि जैसे CEO होता है, जो चेयरमैन होता है, CEO और चेयरमैन के तकरीबन एक लेवल के ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर आ रहे होते हैं। इसके बाद सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, PM वगैरह होती हैं, तो इसको आप कह रहे हैं कि वो मिडल लेवल होता है, और टीचर को कह रहे हैं कि लोअर लेवल होते हैं, मतलब कि एट फंक्शनल लेवल एरिया पे जो है वर्क करते रहते हैं। तो इस तरह भी आप इस एग्जांपल को जो ले मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल सिर्फ समझाने के दे रहा हूँ, बाकी उसका इसके साथ तल्लक नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया हो कि ये इस मकसद क्या है, वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। देखें आप यूनिवर्सिटी में देखें, अब फ़ायदा और नुकसान किसको हो रहा होगा, उसका फ़ायदा और नुकसान यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट चेयरमैन होता है, जो CEO वगैरह होता है, उसको जो उसका हेड जो चला रहे थे उन्हीं से ये उस चीज़ के बारे में पूछना है कि क्या इसमें किस चीज़ में हमारा फ़ायदा और किस में नुकसान है। यानी कि जो डील वगैरह करनी होती है, जैसे कि एक कैंपस होता है, एक कैंपस जो है वो दूसरे कैंप यानी कि मेन यानी कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लाहौर कैंपस है, उसका तल्लुक किसके साथ, गुजरात के साथ है। अब या गुजरात ने मेन वाला ने जो भी यूनिवर्सिटी गुजरात ने जो भी कहना वो उन्होंने एक दूसरे के साथ डील करनी, उन्होंने देखा कि इसमें हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको उसमें से फ़ायदा नज़र आएगा तो वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उस डील
को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये सारी चीज़ें जो वो देखते हैं। ये क्या था एट कॉर्पोरेट, और यहाँ CEO और चेयरमैन वगैरह जो यहाँ बैठ कर डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस जो हमारे सुपरवाइज़र ले लें, सुपरवाइज़र जो PM वगैरह थे एट बिजनेस लेवल, या फिर इसको कह लें कि जो एडमिन ब्लॉक वगैरह था, जो कंट्रोल कर देख रहा था सब कुछ, उसको देख लें। अब ये क्या कर रहा था, ये सब कुछ चीज़ों को ये बता रहा था कि किस तरह किसने कोई काम करना होता है, और उसके पूरी ओवरऑल जो चीज़ों को देख रहा होता है। तो इसको कहते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी बिजनेस प्लान, मतलब कि वो जो उन्होंने हुक्म दिया होता है उसके ऊपर अमल करवाना जो काम होता है इनका होता है, जो कंट्रोल करना होता है। और उसके बाद जो अमल करना होता है वो किसने करना होता है एट फंक्शनल एरिया लेवल, मतलब जो टीचर होते हैं उन्होंने लेक्चर वगैरह देने होते हैं, और वो लेक्चर जो यानी कि उन्होंने देने होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी यही काम होता है, सिंपल ये बात है। यानी कि जो फ़ायदा और नुकसान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजर ही, यानी कि देखे कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास इतना पैसा है तो वो मैनेजर ही रखेगा, खुद कभी भी नहीं वो बैठेगा। अब जो फ़ायदा और नुकसान होता है वो उसने किससे पूछना होता है, जो टॉप लेवल की उसकी मैनेजमेंट होती है उसने उससे पूछना होता है, और नीचे और जो ऊपर वाले उसने नीचे वाले से पूछना, उसने उससे नीचे वाले पूछना। इसी तरह जो वर्क हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास एट कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स जो होता है, जो लोग होते हैं वो जवाब दे होते हैं, और उसके बाद उन्हीं को फ़ायदा नुकसान वो देख रहे होते हैं। या बिजनेस यूनिट लेवल पे क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो काम करवा लेते हैं नीचे वाली मैनेजमेंट से। और जो लोअर लेवल होते हैं ये खुद काम कर रहे थे, इसको इनका किसी के साथ जो है वो तल्लक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, इनको काम से इनको जो हुक्म दे दिया जाता है बस इस पर ये अमल कर, इनको किसी स्ट्रेटजी या किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं होता। तो इन तीनों में मेन जो मैं डिफरेंस था आपको बता दिया, और उसके पहले भी बता चुका। मेन जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए कहा कि आपको ये हमेशा याद रहे कि इसका मकसद क्या है। बाकी आपको इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हम जो डिस्कस कर चुके हैं एट कॉर्पोरेट लेवल, एट बिजनेस यूनिट लेवल, इनको सारी चीज़ों का रेडी मैं पहले भी बहुत बार जो बता चुका हूँ कि मैं ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वगैरह में, इसके अलावा और यानी कि IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये इस पे ऊपर आप जो है 2-3 घंटे के लिए भी बात की जा सकती है। ये लहदा से बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अगर इसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, हम इसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहे, हम इसको एज IT के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप बिजनेस के लोग हैं तो इस ट्यूटोरियल को मत देखिए। आप इसके अलावा आपको और भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आपको गूगल वगैरह से इसकी या बुक्स वगैरह से हेल्प इसकी मिल जाएगी। यहाँ तो सिर्फ आपको मैं एक बेसिक सा का आइडिया दिया कि ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम मज़ीद इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि यानी कि ये देखिए यहाँ कुछ एरो वगैरह भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक ही बेसिकली यहाँ इसका एक देखिए, यहाँ लग रहा होगा कि एक ही बंदा जो होता है वो इस पे जो वर्क कर रहा है। यहाँ देखें कितना ये इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद इसको मज़ीद यानी कि जब देखें मैनेजर कोई एक या दो होते हैं, 3 मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसके नीचे जो वर्कर होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में देखें कि एक CEO और जो हमारे पास यानी कि कोई भी ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, चेयरमैन वगैरह, वो एक ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नीचे देखें सुपरवाइज़र, हर एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र और PM वगैरह होती हैं। उसके बाद नीचे देखें हर एक टीचर, बहुत ज़्यादा टीचर होते हैं। जो हमारे टॉप मैनेजमेंट वो कम होती है, जो मिडल में होती है वो थोड़ी उससे ज़्यादा होती है, और जो लोअर मैनेजमेंट होती है, जो लोअर स्टाफ होता है वो ज़्यादा होता है। किसी सॉफ्टवेयर हाउस की आप एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल उठा के देख लें, यही होता है कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है, जो मैनेजर होता है, वो एक ही होता है या 2 होता है मैक्सिमम। उसके बाद और भी लोग जो होते हैं जो काम करवा रहे होते हैं, जो चेक कर रहे थे ओवरऑल, वो हमारे पास 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो अगर इतने ये चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो वर्कर हैं, जो सॉफ्टवेयर इनके बनाने वाले हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे, कभी भी वो कम नहीं होते। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मज़ीद चीज़ें जो आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास पर्पस ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस है। तो इसका मकसद ये है, यानी कि मकसद क्या है, स्ट्रेटजी एनालिसिस कोई भी चीज़ों के मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि इसके यहाँ 4 बेसिकली आपको चीज़ें बताई गई कि यानी कि हमें जो बिज़नेस और जो प्रोजेक्ट का गोल होता है हमें उसका पता चल जाता है। इसके बाद बिज़नेस फंक्शन वगैरह का हमें पता चल जाता है। अब फंक्शन क्या होता है, यानी कि कौन कौन से हम काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट वगैरह, और टेक्नोलॉजी की किस तरह का यूज़ होगा, वो हमें उस सारी चीज़ों का हमें जो आइडिया रहता है। और बिज़नेस सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या, हमें ज़रूरियात क्या है, ये सारी चीज़ें
हमें जो है ऑलरेडी हम इनके बारे में पता चल जाता है। अगर हम जो यानी कि कोई भी चीज़ देखें पर्पज़ के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती, इसीलिए आप स्ट्रेटजी एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो उसका भी हमारा मकसद है, तो उसका मकसद यही है कि हमें बिजनेस यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट क्या और यानी उसका गोल मकसद क्या, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और उसकी इसके अलावा कौन कौन सी हमें मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ये सब कुछ का हमें आइडिया, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हमें इन चीज़ों का जो आइडिया नहीं होगा। तो उसके बाद हमारे पास यूजिंग स्ट्रेटजी एनालिसिस वगैरह जो है ये आया था। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आपको जो है वो गिवन है। तो ये जो विजन और मिशन वगैरह की स्ट्रेटजी एनालिसिस की हमारे पास एक यहाँ केस स्टडी आपको दी गई है कि इस केस स्टडी में आपको फिर एक बार क्लियर करता चलूँ कि हमारी जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे जितनी भी डिटेल के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिकली मल्टीनेशनल लेवल पे जो है वो यूज़ होती हैं। ये नहीं कि आपकी लोहे की फैक्ट्री है और आप उसके लिए ये जो स्ट्रेटजी एनालिसिस यानी कि ERP वगैरह का कंसेप्ट ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि ये मल्टीनेशनल को मतलब एक आपकी कंपनी क्या है, ये वर्क कर रही है पाकिस्तान में भी है और उसके अलावा कह लें कि सऊदी अरेबिया में। तो आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी उनकी स्ट्रेटजी, उनका जो गोल और मिशन वगैरह, उनका जो टेक्नोलॉजी, जो सब कुछ जो चीज़ें यूज़ करें वो एक ही तरह से जो है यूज़ की जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जो बेसिकली इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो अब यहाँ एक एग्जांपल यानी कि दी गई आप, यानी कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कि आप चाहते हैं कि जो लोग हैं आपके साथ जो है वो शेयर करें, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, आपके साथ मिलकर काम करें, और आप क्या करेंगे, उनको जो है वो 20% उनके शेयर जो है वो 2 साल के अंदर अंदर वापस करेंगे। तो अब आप 20% आप उनको कैसे वापस कर सकते हैं, जो उनके पैसे हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आप कैसे उनको वापस कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मिशन और पर्पज़ आपका यही है कि आपने 2 साल के अंदर अंदर 20% उनके शेयर जो है वो वापस करने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के उसको उतनी बचत के साथ जो है उनका पैसा वापस करना है। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर क्या करेगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको देखने होंगे। वो आप कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी कि मार्केट का एनालाइज, मार्केट को जाकर आपने चेक करना है, सारा कुछ उसका हिसाब लगाना है, मार्केट में आकर क्या चल रहा है, उसमें कैसे हम जो है कामयाब हो सकते हैं, उसमें क्या जो चीज़ में आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह में बेहतरी लाएंगे, वो सारी चीज़ें, यानी कि मार्केट शेयर वगैरह देखेंगे। इनोवेशन मतलब, इनोवेशन का मतलब होता है कि न्यू कोई भी चीज़ है और उसमें नई चीज़ आज़ाद करना, इनोवेशन नई चीज़ें लेकर आना मार्केट में जो पहले नहीं हो और आप जो उसको जो है इंट्रोड्यूस करो। डिस्कवर और इनोवेशन में फ़र्क है। डिस्कवर का मतलब कोई चीज़ पहले से है लेकिन उनकी लोगों को पता नहीं है, वो लोगों के सामने, लेकिन इनोवेशन का मतलब है खुद से आज़ाद करना, खुद से कोई चीज़ बनाना। इनोवेशन का मतलब ये होता है। उसके बाद कस्टमर सेटिंग मतलब कि कस्टमर को कैसे मतलब, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह देखना, स्टाफ प्रोडक्टिविटी, उसमें उसके बाद एसेट ग्रोथ। एसेट का मतलब, एसेट होता है आपका जो है पैसा, जो आपका जो लगा रहे हैं, जो आपकी चीज़ें को जो आपकी यूज़ करनी। अगर आपकी एसेट का मतलब जैसे कि आपके घर में फर्नीचर है, वो भी आपका एसेट ही है। आपके पास आपकी जेब में पैसा तो वो भी आपका एसेट, या आपके बैंक में पैसा तो वो भी आपका एसेट है। वो सारा ये एसेट में होता है। उसके बाद यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है वो चेक की जाती है। अब ये कैसे हम 20% बेसिकली अचीव कर सकते हैं 2 साल के अंदर, फ्यूचर में, ये सारा उसके लिए हम आगे जो सारा प्लान करेंगे इसमें चीज़ें में। अब मज़ीद पॉइंट्स जो उसको क्लियर होने चाहिए। 20% जो है वो जो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है उसको 20% शेयर यानी प्रॉफिट की फॉर्म में वापस करने हैं। तो उसके लिए मज़ीद जो पॉइंट्स देखने हैं, यानी कि जो स्ट्रेटजी प्लान होता है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो वाज़ा तौर पर चीज़ नहीं होती। अनएम्बिगुअस का मतलब जो चीज़ आपके पास वाज़ा हो, बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि जो स्ट्रेटजी प्लान है वो आपको बिल्कुल वाज़ा होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब यही है, यानी कि वाज़ा कैसे होंगे कि हमारा जो है व्हाट इज़ ओवर, मतलब कि हमारा बिज़नेस है क्या, हमारे कस्टमर कौन से होंगे और कस्टमर कहाँ हमें ज़्यादा मिलेंगे और कहाँ उनका, यानी कि कहाँ जो कस्टमर लोकेटेड हमें हो गए हैं। इसके अलावा यानी कि किस मार्केट में जो कहाँ हमें अपना बिज़नेस जो है वो लॉन्च वगैरह जो है वो करना है। इसके अलावा जो व्हाट प्रोडक्ट ऑफ डज द कस्टमर वांट फ्रॉम अस, मतलब कि हमसे कस्टमर चाह क्या रहा है, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा वो वैल्यू उसकी क्या है। उसके अलावा पे करेंगे भी या नहीं करेंगे। उसके बाद फ्यूचर, यानी कि क्या फ्यूचर होगा और क्या होना चाहिए, और उसमें की स्ट्रेटजीज ट्रस्ट वगैरह कैसे की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। अब हमारे पास जब स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस आ जाता है, ये हमारे पास टोटल 9 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस, मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है इंक्लूड होते हैं, किन स्टेप्स के थ्रू हमें, जैसे कि 20% वाली एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, तो कैसे हम जो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो 9 स्टेप्स ये हमें देखने होंगे, इनको 1 बाय 1, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द मिशन एंड पर्पस।
मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो यानी कि ये मैंने आपको अभी स्टेप्स ये सारे आपको जो है बताए हैं। तो ये स्टेप आपको जो यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस, ये आपको बेसिकली जब भी आएगा तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको इसको याद करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द मिशन एंड पर्पज़ में यही होता है कि आप यानी कि जो विज़न होता है, जो मिशन होता है, उसको देखना होता है। इसमें आप क्या देखना होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट्स वगैरह होता है वो क्या इन्वायरमेंट फ़िलहाल चल रहा है और हमें क्या किस यानी कि हमें अपने यानी कि फ्यूचर के हिसाब से कैसे अपने इन्वायरमेंट वगैरह को जो है चेंज करना है। मतलब कि आपने एक बार ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक बार जो है स्ट्रेटजी बना ली बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो है वो स्ट्रेटजी बार बार वो उसको देखा जाता है, फिर जो इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज किया जाता है। अब ये इसमें चार यानी कि ये 4 मेन क्वेश्चन जो होगा आपको जो याद करने होंगे वो लिखने होंगे। बाकी इस थ्योरी को ये 4 क्वेश्चन ही कवर कर जाएंगे यानी कि क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो देखना होता है कि व्हाट द बिज़नेस इज़ डूइंग नाउ, मतलब कि इस फिलहाल आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्या उसमें सक्सेस है फेल्ड है, किस हिसाब से आपका बिज़नेस जो है वो चल रहा है, उसमें आपको कितना बेनिफिट्स आ रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या यानी कि क्या कुछ चल रहा है, ये सारा देखना है फिलहाल आपका बिज़नेस क्या है। उसके बाद व्हाट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या कुछ जो है वो चल रहा है, यानी कि कैसा अभी फ़िलहाल आपका इन्वायरमेंट्स है और फ्यूचर में वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देखना होगी। यानी कि व्हाट द बिज़नेस शुड बी इन द फ्यूचर, मतलब कि आपका जो है बिज़नेस फ्यूचर में कैसा होगा, जो यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, क्या आपका बिज़नेस भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है या आप वही ओल्ड बिज़नेस पे ऊपर भी बैठे हुए हैं, क्या लोग जो आगे मूव ऑन करते जाने आप वही स्ट्रेटजी लेकर बैठे, ऐसा नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब कि जैसे जैसे दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इन्वायरमेंट लोगों का चेंजिंग सब कुछ जो है चेंज होता है, तब आपका भी जो क्या चेंजिंग होती जा रही है या नहीं है, आप फिर आप वही ओल्ड टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, ओल्ड बिज़नेस की एनालिसिस के ऊपर ही बैठे हैं। तो आपको बेसिकली यही है कि आपको जो ये 4 क्वेश्चन जो है देखने होंगे कि क्या आपका बिजनेस आप क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे फ्यूचर में किस तरह फ्यूचर जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता है आपका बिजनेस कैसे चेंज होता जाएगा, और उसमें इट शुड ब्रॉडली इंडिकेट्स मार्केट कस्टमर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि आपके जो टारगेट मार्केट क्या होगी, टारगेट कस्टमर क्या होगा, टारगेट प्रोडक्ट और टारगेट सर्विसेज वगैरह क्या होती हैं। अब ये आप केस स्टडी वगैरह आपको इतना बड़ा क्वेश्चन यानी कि पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको रीड आउट कर लें है क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर बिजनेस एरियाज, तो आप हम इसके बारे में इसमें आपने जो है हु वाले कॉलम पर जो है वो फोकस करना होगा, यानी कि आपका जो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके मेजर बिजनेस एरियाज़ क्या है, यानी कि एरियाज़ के ऊपर जो फोकस आप हु कॉलम्स वगैरह में क्या, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर जो आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने कस्टमर वगैरह को देखना होता है, मतलब कि सेल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कहाँ हो रही है, कौन से एरियाज़ वगैरह में, वो सारी चीज़ें, उसके कस्टमर वगैरह की नीड वगैरह क्या है वो देखते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च R&D का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट। उसके बाद मार्केट वगैरह क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि फाइनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जो मेजर एरिया बिजनेस एरिया में देखने होंगे। उसके बाद हमारे पास डिटरमाइन व्हाट हैज़ टू बी अचीव्ड हमारे पास आ जाता है। इसमें आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ, मतलब कि आपने क्या अचीव्ड कर लिया, मतलब क्या अचीव करना, ये सारी चीज़ें देखिए। मतलब कि जो आपके गोल्स आपने आइडेंटिफाई पहले का जो मिशन और विज़न आपका जो था, इनका आपको जो गोल्स थे वो ठीक है या नहीं, अगर वो उनमें कोई भी अगर वो सक्सेस की तरफ नहीं आप जा रहे, उसको अपने गोल की तरफ नहीं जा रहे, तो उसको मज़ीद जो है उसमें रिफाइनमेंट से वो किया जाए, इनको उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कैसे किया जाता है। मतलब सिंपल यही है कि यहाँ आप देखते हैं कि आपका अपना गोल जो है अचीव हो रहा है या नहीं, अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही उन प्रॉब्लम्स को जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश, मतलब कि क्या आपने अचीव कर दिया, क्या आपने नहीं किया। इसमें जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह जो चेक है, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या था, ये हमारे पास आएगा, तो ये वैसे परफॉर्मेंस ही चेक करता है आपकी। तो इसमें हमारे पास क्वान्टिटेटिव जो टूल्स वगैरह, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव जो टूल्स वो जो है वो यूज़ किए जाते हैं। आप जैसे कि हमारे पास यानी कि मैयर लेवल और टाइम वगैरह को देखा जाता है। मैयर जो डिफाइन करता है वो आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो उसको यानी कि बताता है, परफॉर्मेंस वगैरह को दिखाता है। उसके बाद जो लेवल होता है वो आपका रिजल्ट वैल्यू मस्ट बी अचीव, मतलब कि जो आपका जो रिजल्ट यानी कि वो जो है वो अचीव हो रहा है और कितना उस पर कितना टाइम जो है वो आपको यानी कि आपको जो चाहते हैं चीज़ जो आपका गोल है कि कितनी देर में वो अचीव होगा या फिर हो चुका है, ये सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो एसेट ग्रोथ देखी जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, मतलब कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना आपको उसमें से बेनिफिट्स वगैरह जो है मिल रहा है। इसके अलावा मार्केट शेयर वगैरह देखा, जैसे कि XY की जी कंपनी हमने देखा शेयर तो मतलब 20% वो 2 साल में हमें मिलेगा या कैसे वो हम वापस करेंगे नहीं करेंगे वो देखा जाता है। इसके अलावा मार्केट एनालिसिस देखा इसमें देखते हैं कि
मतलब कि हमारे यानी मार्केट में जो हम काम करें, काम एनालाइज एग्जिस्टिंग एंड और मर्जिंग मार्केट, मतलब कि जो इस टाइम मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं क्या हम उसके मुताबिक हैं यानी, और मज़ीद जो है आने वाले वक्त में जो मर्जिंग मार्केट मतलब कि जो बेहतर मार्केट में चीज़ें आ रही हैं क्या वो हम ला पाएंगे या नहीं, मतलब कि हमने क्या अचीव कर लिया है और क्या हमारा हमने अचीव करना है, क्या हमें यानी कि हमने क्या हासिल कर लिया और हमें क्या मज़ीद इसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो लानी होंगी, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई इश्यूज रिप्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स, तो इसमें हमने जो आइडेंटिफाई इश्यूज़ मतलब कि हमने जो जितने भी हमारे इश्यूज़ होते हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब कि सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम। इसमें स्वॉट एनालिसिस बेसिकली किया जाता है, SWOT। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, रेडी मैं इसको डिटेल के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी इसको जो है वो डिफाइन जो है वो कर। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है कि यानी कि S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से हमारे पास जो है थ्रेट्स आते हैं। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं वो सारे के सारे देखें, मतलब कि कौन से हमारे सक्सेस फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखी जाती हैं, उनको सिर्फ तो एट अ टाइम जो भी आपकी जो यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि जो इश्यूज़ हैं वो देख लीजिए, और उसको जो सक्सेस है वो तो ठीक है, जो आप प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ यहाँ जो है वो प्रॉब्लम्स की इंडिकेट किया है, मतलब कि जो इश्यूज़ हैं उनको देखा जाता है और कुछ भी नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला है या यानी कि जो आपके जो काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं, जो यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, किसी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू आ रहा है या बाहर वाले जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई इशू चल रहा है, मतलब कि तो जो हमारे पास यानी कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसमें कोई और भी इशू है या फिर यानी कि स्ट्रेटजी मार्केट में कंपटीटर्स वगैरह के हिसाब से कोई इशू आ रहा है, वो सारा देखना जाता है। उसके बाद मैंने आपको जो है थर्ड पॉइंट जो है वो फंक्शन वाला वो आपको बताता, अभी ये आप चीज़ देख भी सकते हैं। अब आपको थर्ड पॉइंट याद रखें, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये फंक्शनल एरिया लेवल। आप फंक्शनल एरिया लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप फंक्शनल एरिया लेवल हमें जब प्रॉब्लम को देखा तो हमें सपोज करने की एक प्रॉब्लम आ रही है, वो किसकी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो देख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि फाइनेंस प्रॉब्लम हमें जो है वो आप क्या आ रहा है, यानी कि इसमें इशू ये आ रहा है कि डिलेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आ रहा है, पोर फाइनेंशियल कंट्रोलिंग का आ रहा है, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह, यानी कि पोर यानी कि कैश फ्लो मैनेजमेंट का और पोर बजट कंट्रोल वगैरह का हमें इशू आया। अब ये बेसिकली आप सपोज कर लें कि ये आपको इशू आया। अब जितने भी मैंने आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वो यानी कि आपको HR के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वगैरह आपको बताया था, वो आपको पॉइंट याद रखना होगा। तो अब आपने यहाँ सिर्फ इंडिकेट किया यानी कि ये हमारा जो सक्सेस और फेलियर हमारे पास क्या थे, आप जो फेलियर थे वो उसको आपको आगे ठीक करना का मतलब कि अब जो आपके यानी कि यहाँ आपने जो आइडेंटिफाई कर लिया हमारे सक्सेस फैक्टर्स कौन से और फेलियर फैक्टर्स क्या, स्वॉट एनालिसिस वगैरह के थ्रू अब आपको डिटरमाइन करें व्हाट विल अचीव और रिजॉल्व द इशू, मतलब कि जो आपको पीछे इशू आए हैं उनको क्या किस मेथड के थ्रू आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जो आपको जितने भी इशूज़ जो प्रॉब्लम्स आपको आई थी, जो आपकी वीकनेस थी, उनको आप कैसे जो है वो सोल्व कर सकते हैं। इस चीज़ में ये सिर्फ वही देखा जा रहा है, यानी कि आप तब तक इन चीज़ों को रिपीट करेंगे व्हाट विल अचीव और रिजॉल्व द इशू, मतलब कि ये जो आप हमने ये 5 पॉइंट अभी जब डिस्कस किए हैं, तो आपको अगर तो वो यानी कि आइडेंटिफाई इशूज़ आपने जो आइडेंटिफाई यहाँ किए हैं, जो तो सक्सेस था वो तो ठीक है, लेकिन जो इशूज़ आए हैं वो आइडेंटिफाई करें, वो तब तक यानी कि यहाँ हम डिफाइन स्ट्रेटजी जो करते जा रहे हैं वो तब तक रिपीट होती रहेंगे, यानी कि डिफाइन गोल्स को बार बार आपको रिपीट करते रहेंगे जब तक कि वो आपके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते, उनको बार बार रिपीट्स करना होगा। मतलब कि पॉइंट 4 में आपने यहाँ देखे, इस पॉइंट 4 में कि आपको जो इश्यूज़ थे वो आपने जो है वो देखे, जैसे कि यहाँ हमने सपोज करें ये इशू आ, अब इन इशू को सॉल्व किस स्टेप में जाकर किया जा रहा है वो मैं आपको बताता। ये जो थर्ड स्टेप था इसमें बेसिकली जो आपको सॉल्व किया जा रहा है, ये आपको पॉइंट मैंने आपको बताया था, यानी कि आइडेंटिफाई एंड रिफाइनिंग गोल्स, मतलब गोल्स को बेहतर किया जाए और वो बेहतर करने का स्टेप्स यहाँ तक आगे आप मूव नहीं 5 स्टेप से आगे नहीं जा सकते जब तक कि आपके इशू सॉल्व नहीं हो जाते, तो ये आपको चीज़ें होती। उसके बाद डिफाइनिंग हम जो है वो बात अगर 6 पॉइंट पर चले जाते हैं इन KPIs के बारे में, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिस। अब इसमें क्या था कि आपके जो यानी कि गोल और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स वगैरह इसमें होती हैं, यानी कि आप
जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली चेक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, कि वो जो आपने जो काम किया है, जो आपने गोल्स वगैरह जिन मतलब कि 5 पॉइंट्स आप जो 5 पॉइंट्स के ऊपर जो वर्क पीछे जो हम कर मतलब कि जो हमने गोल सेट किए, जो सक्सेस फैक्टर्स वगैरह हमने अपने बनाए, वो क्या वो उसकी मेजरमेंट्स क्वांटिटेटिव आपको मैंने बताया था उससे पहले, यानी कि क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट्स होती है बेसिकली वो कौन करता है, वो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए एक टूल है जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि क्या आपकी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, कि आपके सक्सेस में है या फेलियर में कहाँ जा रहे हैं। तो इसके थ्रू मेथड इसके थ्रू आप जो है की यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप कितने सक्सेस हो रहे हैं, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखी जाती है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द करंट फंक्शंस दैट एग्जिस्ट। तो मैं आपको एक सिंपल सी वर्डिंग में इसको क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को, बाकी डेप्थ में आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपके करंट यानी कि जो करंट फंक्शंस हैं जो अभी आपके जो बेसिकली चल रहे हैं उनको देखा जाता है। मतलब कि आपने जितनी भी रिफाइनमेंट्स होगी सब कुछ, उसके बाद परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रही है। तो फिर उसमें क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है मेन, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको यानी कि क्या बता दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब आपने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है और हर एक को उसके बारे में बता देना, यानी कि हमारे जो करंट फंक्शन जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो हमें अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करने हैं, जो 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 यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस फैक्टर्स के तौर पर उभरेंगे, वो बेसिकली वो देखे जाते हैं, वो सारे इंडिकेट्स किए जाते हैं, उनके बारे में जाना। तो वो हमारे पास है। आप ये बताया कि इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस, फॉरकास्टिंग, मार्केटिंग, सेल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ये सब कुछ जो है वो ओके है। अब ये एक मैनेजर को वो बता दिया गया। अब उस मैनेजर ने अब इसको इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना था। जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो इम्प्लीमेंट मतलब कि उसको पहले तो थ्योरेटिकली सब कुछ वो देखा जा रहा था, यानी कि सारे के बताया जा रहा था, लेकिन अब उनको हर एक जो उसका डिपार्टमेंट्स है, जो हर एक मैनेजर उसको यानी कि उसके गोल्स और केपीआईज के मुताबिक यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट्स करें। हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कॉर्पोरेट वाले को कॉर्पोरेट जो वर्किंग कर रहे हैं उसके मैनेजर को उसकी कॉर्पोरेट के मुतालिक दे देती है। फाइनेंस के मुतालिक जो काम कर रहा है फाइनेंस के वाले को दे देती है। जो फोरकास्टिंग के मुतालिक उसको बेसिकली बताया था कि आपने ये काम करना है। मार्केटिंग वाले को बताया था कि आपने ये काम करना है, और सेल वाले डिपार्टमेंट को बताया कि आपने ये उसके मैनेजर को बताया आपने ये काम करना है। अब वो उस मैनेजर यानी कि सेल्स वाला का या मार्केटिंग वाला का उसने सारा को इम्प्लीमेंट करवाना था। वो नीचे वाले लोअर स्टाफ जो मजीद होते हैं उनसे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। तो बेसिकली यहाँ जो इम्प्लीमेंट करवाया और उसके बाद ये यानी कि यहाँ जो सारा आप रीड आउट करेंगे आप समझ लगेगी। उसके बाद हर एक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक फंक्शन के हिसाब से उनको पता होता है। हर एक बंदे को अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी को उसका एक जो है डॉक्यूमेंटेशन बना होता है और वहाँ लिखा था कि इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, और उसके मुताबिक उसको जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। मतलब कि उसके जो जिसकी जॉब का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बंदे की क्या क्या जिम्मेदारी, वो सारी अपने डॉक्यूमेंटेशन में देख लगता है। उसको वैसे जब वो काम करे उसको तब भी बताया था और ये डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखी भी होती है। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी एनालिसिस के बेनिफिट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मतलब कि आपके जो यानी कि गोल्स और इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाइज किया करता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स और जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती है उनको आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इसका स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी वगैरह जो है इसको सारे को आइडेंटिफाई वगैरह जो है वो किया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास यानी कि अगर आपको अभी फ़ायदा हो रहा है, अभी आपके जो कंपनी जो सक्सेस चल रही है, तो वो क्या फ्यूचर में भी सक्सेस रहेगी या नहीं होगी, वो उसका जो एनालाइज करना होता है। यानी कि उसके बारे में देखने के लिए हम स्ट्रेटजी एनालिसिस जो है वो करते हैं। हमें इससे पता चलेगा हमारे गोल्स क्या है, आप कौन कौन से इशू आ रहे हैं उनको कैसे जो है वो उनको सॉल्व वगैरह कीजिए। इसके बेनिफिट्स यानी कि बेनिफिट्स आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ये हमारे का बेसिकली 3 से 5 डेज़ का यानी कि प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो ये ERP जो हमारे पास होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा इसका जो कारोबार वो चल रहा है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाहर के ज़्यादातर एक्सटर्नल ही होते हैं। यानी कि वो एक कंपनी है जो ERP जो है वो आकर इम्प्लीमेंट रूल्स वगैरह वो करवाती है और बताती है कि ये क्या क्या यानी कि होना चाहिए। तो ये 3 से 5 दिन का जो सेशन होता है इसमें जो हर एक बंदा यानी कि टॉप लोअर मिडिल लेवल मैनेजर्स वगैरह जो इसमें सारा का सारा स्टाफ सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके फ़ायदे से मतलब कि इसमें हमें जो KPIs के यानी कि परफॉर्मेंस वगैरह का पता चल जाता है, स्ट्रेटजी कौन कौन सी चल रही है, हमारे गोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमें जो सारी जो वो क्लियर हो जाती है। क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव वगैरह हमारे यानी कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हमारे परफॉर्मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कौन कौन सी हैं, और
और उसके अलावा हमारे कौन कौन इश्यूज़ हैं उनको कैसे जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, ये सारा आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार रिपीट करता हूँ और सिर्फ ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको याद रखें इन सब में मेन डिफरेंस सारी चीज़ों में क्या है, तो इनके बारे में देखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी एनालिसिस। स्ट्रेटजी एनालिसिस मतलब क्या, स्ट्रेटजी एनालिसिस में आप यही देखते हैं कि क्या बहुत सारे आपके पास वेज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप कौन सी प्लानिंग को जो है वो चूज़ करेंगे, किस पाथ पे चलेंगे, को आपको जो कंपनी जो फ्यूचर में जो है सक्सेस रहेगी। उसके लिए मैंने आपको तीन लेवल्स बताए थे। 3 लेवल्स कौन थे? सबसे पहले हाई लेवल के, जैसे कि पेप्सी के एग्जांपल, टॉप लेवल मैनेजर मतलब पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का पाथ देख रहे होते हैं। उसके बाद जो उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पेप्सी की मैंने आपको बताई थी कि यानी कि ड्यू के बारे में बताया था, इसके अलावा स्लाइस वगैरह के बारे में बताया था, अकोफिना वगैरह के बारे में, तो उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं। और तीसरे लेवल में ये होता है मज़ीद जो है फाइनेंस, अकाउंटिंग, जो मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है। इसके लिए हमारे पास जो है वो 9 बेसिकली स्टेप्स थे, यानी एक एग्जाम्पल हमने ली थी, उस एग्जाम्पल के मुताबिक ये हमारे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया पूछा जा सकता है कि स्टेप्स और स्ट्रेटजी एनालिसिस में क्या होते हैं, यानी कि वो जो हमने ऊपर XYZ कंपनी को 20% जो है कैसे अचीव करते हैं, उसके 9 स्टेप्स को आपको जो नज़र रखना है। उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपका मिशन और पर्पस वगैरह क्या था उसको देखते हैं, मतलब कि आप काम करना क्या चाह रहे हैं, किसके लिए काम करेंगे कि वो देखते हैं। उसके बाद किस एरिया के किस मकसद, यानी कि पहले इन्वायरमेंट वगैरह देखा जाता है, उसके बाद किस एरिया में आप अपना बिजनेस लॉन्च वगैरह करेंगे, कहाँ आपको सक्सेस वगैरह मिलेगी, बिजनेस एरियाज़ आपके कौन कौन से आप, इसके अलावा आप किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद व्हाट हैज़ टू, मतलब कि आपने क्या जो है वो अचीव जो है वो कर लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद आइडेंटिफाई करें आपका कितना गोल अचीव हो चुका है, आपने क्या अचीव कर लिया। उसके बाद आप अपनी जो प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं और मतलब सक्सेस फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से, और उसमें प्रॉब्लम्स को मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि जो आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उसको कैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया, मतलब क्या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो आप आइडेंटिफाई, मतलब कि आपके जितने भी इशू हैं वो इस स्टेप में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बाद उनको कैसे वो ठीक किया जा सकता है, जो आपके इश्यूज़ यानी कि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसमें यानी कि स्टेप 5 में वो क्वेश्चन थे लिखे, उन क्वेश्चन को रीड आउट करके आप जो है उन प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर, मतलब कि जैसे कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट में इशू आ रहा है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट ही उसको सॉल्व करेगा, ये नहीं कि उसको फाइनेंस वाला जो है वो सॉल्व करे। अगर फाइनेंस में आ रहा है तो वो फाइनेंस वाला उसको ठीक करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसी तरह जो अगर फाइनेंस में आपको, जैसे कि मैंने इशू वो दिखाया था, अगर फाइनेंस में इशू है तो आप मार्केटिंग वाले को कभी भी नहीं कह सकते कि वो इशू को सॉल्व करे, तो इसीलिए वो क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे, आप समझ आ जाती है कि इसको ये बात ठीक कर सकता है। अब जब तक ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती तब तक ये स्टेप्स यहाँ से इस तरह जो है वो रिपीट होता रहता है। जब आपको सब कुछ जो क्लियर रहता है उसके बाद आप जो ठीक आपने देख लिया कि ये हाँ सब कुछ ओके है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करें, हाँ ठीक है ओके है या नहीं। उसके ये टूल्स है, इस टूल के थ्रू आप जो उसको मेजर करते हैं क्वान्टिटेटिव जो हिसाब से। उसके बाद आपने जब सब कुछ जो है वो क्लियर, उसके बाद आइडेंटिफाई द करंट फंक्शन दैट एग्जिस्ट, मतलब कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है वो वर्क करें, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मैनेजर को दे दी थी, और हर एक मैनेजर को पता था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो। तो यहाँ हमारे जो स्टेप्स और स्ट्रेटजी एनालिसिस वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।